नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी एक संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारी चल रही है। इस बीच लगभग 12 से 13 वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं, जिन पे हमने वन लाइनर के फॉर्मेट में डीपली डिस्कस किया है। यदि अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप लोगों ने हिंदी की अगर कोई सीरीज़ नहीं देखी है तो हमने राजपाल सिंह सर की जो बुक है उसको थ्योरी सेशन और एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों में ही खत्म करा है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके उनको भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से ऐतिहासिक अध्ययन में पंवार वंश को, और पंवार वंश से संबंधित जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों पर आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है और सीरीज का हमारा लगभग 200वां जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। किस पंवार शासक ने मुगल दरबार कि जो दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को संरक्षण दिया था? तो दोस्तों, दारा सिको का जो पुत्र था सुलेमान सिको, उसको संरक्षण देने वाला जो परमार शासक है वो हमारे पृथ्वीपति शाह के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो पृथ्वीपति शाह थे ये किसके पुत्र थे, या फिर इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? तो दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो है उस पर हमने कर्णावती के बारे में विशेष डिस्कस किया था। तो कर्णावती को पृथ्वीपति शाह के संरक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उस समय जो इनके पिता थे महपति शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद जो इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है वो महारानी कर्णावती करती है। इन्हीं के समय में लगभग 1636 ईस्वी में दोस्तों, कर्णावती के समय में 1636 ईस्वी में शाहजहाँ की जो सेनापति थे नवाजत खां, वो दून घाटी पर आक्रमण करते हैं और रानी कर्णावती उन सभी सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा देती हैं। तो उसी कारण उनका नाम नागकटी रानी के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि रानी कर्णावती को नागकटी की रानी के नाम से किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो दोस्तों, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। वो सारे क्वेश्चन ही आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। राजपुर नामक न जो नहर था एक, उसके जो निर्माण करने का जो श्रेय है वो भी रानी कर्णावती को जाता है। देहरादून में जो आपका करणपुर नामक गांव है उसको बसाने का जो श्रेय है वो भी आपका कर्णावती को जाता था। आज हम बात करेंगे अब उनके जो पुत्र हैं पृथ्वीपति शाह, उनके बारे में। दोस्तों, जब ये गद्दी पर बैठे तो ये गद्दी पर जब बैठते थे तो उस समय 7 वर्ष की इनकी आयु थी। तो 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। और वहीं बात करें तो दोस्तों, पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो महारानी कर्णावती के रूप में जानी गई। तो पृथ्वीपति शाह ने देहरादून का जो एक पृथ्वीपुर नामक शहर है उसकी भी स्थापना इनके द्वारा करी जाती है। इनने जो राजगढ़ी नामक स्थान है उसको दूसरी राजधानी बनाई, और वहाँ पर राजा दिलीप शाह को इन्होंने अपना एक राजा भी नियुक्त करा था। अब वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों, पृथ्वीपति शाह द्वारा एक मुगल शहजादा सुलेमान सिको को क्या किया गया? अब कब किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1658 ईस्वी में, 1658 में जो आपका सुलेमान सिको है उसको अभागा शहजादा जिसको कहा जाता है उसको यहाँ पर शरण दी गई इनके द्वारा, और दारा सिको को लघु अकबर के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जा रहा था? तो आप लोगों ने देखा होगा गढ़वाल का अशोक के रूप में जाना जा रहा था हमारा उसे। तो वो कौन था? हमारा गढ़वाल का जो अशोक था वो अजयपाल के रूप में जाना जा रहा था। अब दारा सिको को लघु अकबर के रूप में जाना जाता था। दारा सिको का बेटा सुलेमान सिको, तो दारा सिको को हमारा क्या कहा जाएगा? लघु अकबर के रूप में जाना जाता था। वहीं सुलेमान सिको ने दोस्तों 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में एक बार शरण वहाँ पर ली थी, और सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा था। और मेदिनी शाह जो कि हमारा पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, मेदिनी शाह और राम सिंह ने मिलकर सुलेमान सिको को 1660 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पेश कर दिया। पृथ्वीपति शाह को जब ये बात पता चलती है तो मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंपा था। तो पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को आज देश निकाला कर दिया गया। तो इसीलिए इनको प्राक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह भी इनको कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था हमारा कौन? मेदिनी शाह, उसको प्राक्रमी राजा का डरपोक पुत्र के रूप में भी उसको संबोधित करा जाता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों, मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को भी भेजी थी। फिर देखिएगा, अगर देखें तो दोस्तों, जो पृथ्वीपति शाह थे हमारे, इनकी जो प्रशंसा है उसके लिए एक पुस्तक में भी इनका जिक्र देखने को मिलता है, जो कि हमारा ट्रेवलियर ने अपनी जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य के लिए बहादुरी की जो प्रशंसा है वो पृथ्वीपति शाह के समय की जो व्याख्या है उसको करा हुआ है। और जो हाटकोटी की जो संधि है, तो दोस्तों वो आपके किस किस के बीच होती है? अगर हाटकोटी की संधि अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो पृथ्वीपति शाह और मंधाता प्रकाश के बीच जो हाटकोटी की संधि है उसका जिक्र भी देखने को मिलता है। औरंगजेब का 1665 ईस्वी का पत्र जिसमें फतेह शाह को राजा बनने की बधाई भी जहाँ पर दी जाती है। तो फतेह शाह के लिए इनके द्वारा राजा बनने की बधाई जो है वो औरंगजेब द्वारा वहाँ पर दी जाती है।
और वहीं बात करें तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर अपने पौत्र फतेह शाह को राजा बनाया और 1667 में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र फतेह शाह ही वहाँ पर क्या बना, राजा देखने को मिला। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 200 था, इस पर हमने गहनता से डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 201 पे कि किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजन थी। अब दोस्तों एक उपाधि थी गर्वभंजक, जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस करा है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किसे गर्वभंजक के रूप में जाना जाता था। और गर्वभंजन के रूप में तो हमारा महपति शाह को जाना जा रहा है। हम बात करेंगे महपति शाह से रिलेटेड उन सभी तथ्यों जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों महपति शाह की अगर बात करें तो महपति शाह को गर्वभंजन के रूप में हमारा जाना जाता था। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों इनके राज्यारोहण की जो तिथि है वो हरिकृष्ण रतोड़ी जी के अनुसार 1629 ईस्वी और डबराल के अनुसार 1631 मानी जाती है। और डबराल कहने का मतलब है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, और अजय रावत जी बताते हैं कि 1622 में इन्होंने राज्यारोहण किया था। अब सभी का अलग अलग मत है तो पर्टिकुलरली पूछा नहीं जाएगा, आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। इनके जो पिता थे दोस्तों, उनका जो अगर नाम की मैं बात करूं तो दुलाराम या फिर राम शाह के नाम से उनको जाना जाता था। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला जो गढ़वाली शासक था वो आपका महपति शाह के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला परमार शासक कौन था, तो महपति शाह आप लोग आंसर करेंगे। अगर मुगल लेगों में इनको अक्खड़ राजा के रूप में भी जाना गया है, जो मुगल लेग हैं उनमें अक्खड़ राजा, क्योंकि यह वहाँ शाहजहाँ का जो राज्याभिषेक था वहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया था और इनके नहीं जाने के कारण इनको अक्खड़ राजा के रूप में भी जाना गया। तो महपति शाह ने दोस्तों तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए थे, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा बार फेमस भी हैं और बहुत अधिक बार इन पर इससे लेके क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि वह कौन सा परमार शासक था जिसने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए। तो महपति शाह आप लोग आंसर करेंगे, और एंड्राडे ने इसका वर्णन भी किया हुआ है। वहीं अगर देखेंगे तो दोस्तों जो रोटी सूची प्रथा है, ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार पूछा गया है, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जो आपकी रोटी सूची प्रथा है ये किसके द्वारा अगर चलाई जाती है, तो दोस्तों रोटी सूची जो प्रथा है ये आपकी महपति शाह के द्वारा चलाई जाती है। वहीं देखेंगे तो दोस्तों महपति शाह का जो सेनापति था माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, ये तीनों ही इनके सेनापतियों के रूप में जाने जाते थे। बनवारी दास सेनापति चित्रकार मदाराम वंशज के परिवार का एक सदस्य था, और रिखोला लोधी ने सिरमौर तिब्बत गढ़वाल के दक्षिण भाग को जीतने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं मौलाराम ने महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की भी जो उपाधि है उसको भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दिया गया, तो मौलाराम आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा दोस्तों जो आपकी कर्णावती थी वो किसकी पत्नी थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये आपकी महपति शाह की पत्नी देखने को मिलती है। महपति शाह की जो पत्नी है वो आपकी कौन है, आपकी कर्णावती देखने को मिलती है। और कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती उपनाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्णावती के उपनाम क्या है, तो दोस्तों एक तो आप ताराबाई याद करेंगे, दूसरा आप दुर्गावती उपनाम से भी उनको जाना जाता था। फिर देखिएगा, अब मैं बात करूं दोस्तों, मैंने कहा था कि गर्वभंजक के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। जो गर्वभंजक है उसको हम माधो सिंह भंडारी के रूप में जानते हैं। माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक और गर्वभंजन के रूप में महपति शाह जो उनका क्या था, मालिक था, या उनका सेनापति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोगों ने मलेथा की गूल नामक एक पहले कहानी भी सुनी होगी, तो उस पर इनका विशेष हाथ देखने को मिलता है माधो सिंह भंडारी का। अगर अभी नाम आया है तो मैं उन्हीं के साथ साथ उनको भी कवर कर देता हूँ। दोस्तों माधो सिंह का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और माधो सिंह की जो पिता है उनका नाम कालू भंडारी था। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के जो द्वार पर एक अभिलेख मिला है जिसमें माधो सिंह भंडारी के जो पुत्र हैं गजे सिंह और पुत्र बधु मथुरा बैराणी का उल्लेख भी देखने को मिलता है। 1640 ईस्वी में रानी कर्णावती का जो ताम्रलेख मिला जिसमें चमोली के एक ब्राह्मण को भूमि दान की, जिसमें माधो सिंह की को साक्षी माना गया। इस ताम्रपत्र में ज्ञात होता है कि जो चीन के तिमुल युद्ध जो हुआ था 1640 ईस्वी के आसपास वो हुआ होगा, उससे प्रमाण एक देखने को मिलता है। और माधो सिंह छोटा चीन के तिमुल युद्ध में वीरगति को भी प्राप्त हो गया था। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों माधो सिंह की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत फेमस एक सैनिक के रूप में जाना जाता है, एक सेनापति के रूप में जाना जाता है। तो जो माधो सिंह है उसकी जो मृत्यु है वो आपकी सतलज नदी के तट पर होती है, और पृथ्वीपिता के समय यह सेनानायक रहा होगा ऐसा माना जाता है। और जो आपका देखिए आप माधो सिंह भंडारी ने मलेथा की गूल का भी निर्माण किया हुआ था, और मलेथा की गूल पर एक सुरंग जो छेणाधार पहाड़ी पर बनाई गई उस पर चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला गया था। और वहीं देखा जाए तो दोस्तों मलेथा की गूल की जो लंबाई थी वो कितनी थी, तो दोस्तों 225 फीट इसकी लंबाई बताई गई है। तो देखिएगा अब हम शुरू करेंगे आज का थर्ड क्वेश्चन, यानी कि सेशन का हमारा 202वां क्वेश्चन। किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। तो दोस्तों परमार शासक यानी कि गढ़वाल में एक ऐसा भी शासक था जिसके दरबार में जो हमारा सम्राट अकबर है, अकबर की तरह
या फिर अकबर के तरह नवरत्न जहाँ विरासते थे, तो वो शासक जो था हमारा वो फतेह शाह के रूप में जाना जाता था। अब दोस्तों अगर बात करें फतेह शाह से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो देख सबसे पहले तो गढ़वाल के शिवाजी के रूप में किसे जाना गया, तो दोस्तों गढ़वाल के शिवाजी के रूप में फतेह शाह को हमारा देखने को मिलता है। वहीं फतेह शाह के जो गुरु थे वो गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उनकी उम्र 33 वर्ष बताई गई। अब फतेह शाह का दोस्तों जैसे गुरु गोविंद सिंह है उन्हीं की तरह घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र देखने को मिलता है, जिस पर उनकी जो उम्र है वो 33 वर्ष बताई गई थी। हरे कृष्ण राठौड़ के मुताबिक फतेह शाह की जो संरक्षिका थी वो राजमाता कटौची के रूप में जानी जाती है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि फतेह शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम क्या था, क्योंकि बीच में एक बार एक जब पेपर आया था तो उसमें मिलान करने को दे दिया गया था कि फतेह शाह की जो संरक्षिका थी, प्रतिपति शाह की जो संरक्षिका थी, तो जिन जिन के भी संरक्षिकाएं देखने को मिली थी, जैसे हमारे प्रदीप शाह हैं उनकी संरक्षिका कौन थी, जैसे कनक देवी थी, तो देखने को मिले थे और मिलान करने को वहाँ पर देखने को मिले थे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा याद करना जरूरी हो जाएगा। अगर बात जब प्रतिपति शाह की आएगी तो आप लोग महारानी कर्णावती करेंगे, फतेह शाह की जब बात आएगी तो आप लोग कटौची करेंगे, और वहीं अगर प्रदीप शाह की अगर बात आएगी तो आप लोग कनक देवी आंसर करेंगे। तो दोस्तों इनकी जो संरक्षिका थी वो महारानी कटौची के रूप में देखने को मिलती है। राजमाता जो कटौची थी वो इनके संरक्षिका देखने को मिली है, जो किसके अनुसार बोलेंगे तो हरिकृष्ण रतोड़ी ने इनको वो बताया था। अच्छा दोस्तों, मोतीराम ने फतेह शाह का जो समय है उसको गढ़वाल का स्वर्ण काल के रूप में भी जाना गया है। अगर देखेंगे तो दोस्तों मोतीराम कहते हैं कि जो फतेह शाह का जो कार्यकाल था वो गढ़वाल का स्वर्ण काल के रूप में जाना गया, और जो आपका भंगाड़ी का जो युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के बीच 18 सितंबर 1688 ईस्वी में लड़ा गया था। अच्छा दोस्तों, जो भंगाड़ी का युद्ध है वो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच 1688 ईस्वी में भी लड़ा गया। इस युद्ध का जो वर्णन है वो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में देखने को मिलता है, कहते हैं। तो जो हमारे मेवाड़ ऑफ देहरादून है उसके जो लेखक है वी आर सी विलियम्स थे, उनके द्वारा भी राजा फतेह शाह का जो जिक्र है वो देखने को मिलता है। और गढ़वाल का जो अकबर है, देखिएगा गढ़वाल का जो द्वितीय अकबर था वो किसको कहा जाता था, आप लोग अब मुझे इसका आंसर देंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। और गढ़वाल का जो अकबर है वो फतेह शाह को कहा जाता था, क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। अब नवरत्न रहने का मतलब यह है कि नवरत्न जो प्रमुख उनमें जो देखने को मिलते थे नवरत्नों में, तो देखिएगा कौन कौन से थे। जैसे वहाँ पर बीरबल हमारा देखने को मिलता था, अबू फजल हमारा देखने को मिलता था ना, मुल्ला दो प्याजू, यानी कि सभी वहाँ पर जो नवरत्न देखने को मिलते थे। उसी तरीके से जो आपके फतेह शाह है उसके दरबार में भी नवरत्न देखने को मिले हैं। उन नवरत्नों में जो प्रमुख थे तो वो हमारे श्री शीशधर डंगवाल जी हैं, जैसे हरिदत्त नौटियाल हैं, हरिदत्त थपलियाल हैं, सहदेव चंदोला आदि जो व्यक्ति थे वहाँ नवरत्नों के रूप में देखने को मिले हैं। तो फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए भी इन्होंने मदद करी थी। और वहीं देखा जाए तो दोस्तों फतेह शाह के द्वारा गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा हो गया, राजपुर हो गया और चामासारी वहाँ पर दान स्वरूप दिए गए थे। जबकि फतेह शाह के जो पौत्र है प्रदीप शाह के 4 गांव छायवाला, भोजिनवाला, पंडितवारी और घाटवाला गुरुद्वारे को भी दान में दिया था। और देखा जाए तो दोस्तों फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख भी लिखवाया था, और फतेह शाह का जो उत्तराधिकारी था वो आपका उपेंद्र शाह था। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो दोस्तों फतेह शाह के जो दरबारी थे, अगर देखें तो रत्न कवि जटाधर व मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है कि मतीराम किसका दरबारी कवि था, तो दोस्तों ये आपका फतेह शाह का दरबारी कवि देखने को मिलता है। वहीं फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के जो रचयिता हैं जटाधर, ये भी उनके ही दरबारी कवि देखने को मिलते हैं। और कवि रत्न हस्तलिखित जो ग्रंथ है फतेह प्रकाश, ये भी श्री रत्न कवि के द्वारा ही लिखी गई है। रत्न कवि का दूसरा नाम दोस्तों छेमराज देखने को मिलता है, और रत्न कवि ने ही फतेह शाह के जो हिंदुओं का रक्षक एवं सील का सागर भी कहा है। रत्न कवि को देखें तो दोस्तों उनके अनुसार फतेह शाह के समय जो इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे, ऐसा माना जाता है। ये किसके अनुसार कहा जाए तो दोस्तों रत्न कवि के अनुसार माना जाता है। और ग्रंथवृत्त जो कौमुदी है या फिर छंदसार पिंगल की जो रचना है वो कवि मतीराम के द्वारा ही करी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों मतीराम का जो रसराज ग्रंथ है वो श्रीनगर के चित्रकार मंगतकार तुंवर को समर्पित देखने को मिलता है। और फतेह प्रकाश ग्रंथ का जो संपादन है वो ठाकुर सूरवीर सिंह जी ने किया था। फतेह शाह यशोवर्धन पुस्तक के जो रचयिता है वो रामचंद्र जी देखने को मिलते हैं। और वहीं फतेह शाह की जो कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण व नीलकंठ या फिर जटाधर ने श्रीनगर की यात्रा की थी, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों फतेह शाह से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे वो लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि किस पंवार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे। तो दोस्तों उसका जो आंसर है वो आपका फतेह शाह देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी थी, तो दोस्तों कहाँ कहाँ पर थी, तो प्रारंभिक में चांदपुरगढ़ भी थी, फिर भिलंग घाटी होती है, उसके बाद देवलगढ़, फिर श्रीनगर, फिर लास्ट में टिहरी होती है।
अच्छा दोस्तों, देवलगढ़ और श्रीनगर का जो श्रेय है, ये दोनों ही किसके द्वारा स्थानांतरित करी जाती हैं? तो दोस्तों चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से जो श्रीनगर है ये अजयपाल के द्वारा आपकी स्थानांतरित करी जाती है, और श्रीनगर से जो टिहरी करी जाती है ये आपका सुदर्शन शाह के द्वारा स्थानांतरित करी जाती है। फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 204 पे कि गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों गढ़वाल पर जो गोरखों का प्रथम आक्रमण हुआ था वो आपका 1791 ईस्वी में देखने को मिलता है, और 1791 ईस्वी में जो गोरखा हैं इनको मार खानी पड़ती है और ये वहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर देखिएगा, गढ़वाल गोरखों को 1803 में किसके नेतृत्व पर गढ़वाल पर विजय मिली थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों 1803 में जो गोरखा हमारे सेनापति थे वो कौन कौन से थे? तो अमर सिंह थापा एवं हस्तदल चौतरिया के नेतृत्व पे गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है, क्योंकि उस समय जो बावनी शब्द का अगर प्रयोग करें तो गढ़वाल में एक भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, इक्यावनी बावनी के रूप में जिसे जाना जाता है। और 1803 में गढ़वाल पर भयंकर भूकंप आया, जिससे जो गोरखा अमर सिंह थापा और हस्तदल चौतरिया के जो नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया गया। और जो जब वहाँ पर आक्रमण किया गया तो आक्रमण करने के बाद जो हमारे प्रद्युम्न शाह हैं वो वीरगति हो जाते हैं, और जो आपका खुड़बुड़ा नामक मैदान है वहाँ पर प्रद्युम्न शाह को वीरगति होने के बाद गढ़वाल पर भी गोरखा शासन का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 206 पर अगर बात करें तो गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा मैदान देहरादून में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों 14 मई 1804 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और गढ़वाल के संपूर्ण क्षेत्र पर गोरखा शासन का स्थापित होने का एक प्रमाण देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि खुड़बुड़ा के मैदान पर गोरखाओं द्वारा अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14 मई 1804 आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा, कुमाऊं पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन गोरख्याली कितने वर्ष तक रखा? अब गोरखों का जो अत्याचार पूर्ण शासन था तो उसको ही दोस्तों गोरख्याली के रूप में जाना जाता था। तो कुमाऊं पर जो गोरखाओं का शासन था, अत्याचारी जो शासन था वो 25 वर्ष देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे गढ़वाल पर तो दोस्तों 10.5 वर्ष गढ़वाल पर भी इनका शासन देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, नेपाल नरेश के प्रतिनिधि के रूप में जो गढ़वाल कुमाऊं में शासन करता था उसे क्या कहते थे? अब दोस्तों नेपाल नरेश का जो प्रतिनिधि है जो गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन करता था उसको किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों उसको गढ़वाल में तो आपका सूबा नाम से जाना जाता था, वहीं अगर कुमाऊं की बात करें तो उसको सूबेदार के रूप में जाना जाता था। फिर देखिएगा, गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी क्या था? तो दोस्तों पुंगाड़ी एक हमारा भूमिकर के रूप में गोरखा शासन के दौरान देखने को मिलता था। वहीं देखेंगे कि गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला जो कर था वो किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों गोरखा शासन प्रणाली में जो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था उसको कोशाही नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे गढ़वाल के परमार वंश के उन सभी शासकों पर जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।